हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? Which of the ecological pyramid show both upright and inverted type? यहाँ से पूछा है कि पिरामिड जो उल्टा और सीधा दोनों किसमें पाया जाता है। क्या वो संख्या की पिरामिड है, जीवभार का है, ऊर्जा का पिरामिड है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों ऑप्शन डी हो जाएगा? फ्रेंड्स, आपको बता दें, जो पिरामिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पिरामिड नंबर का, एक होता है बायोमास जिसे जीवभार का पिरामिड कहा जाता है, और एक होता है एनर्जी का पिरामिड। नंबर का और बायोमास का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का होता है। नंबर का पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास ये उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, जो ऊर्जा का पिरामिड है, ये हमेशा सीधा होता है। किसी भी कंडीशन में हो, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये हमेशा सीधा होगा। और ये उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के होते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। दूसरा क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर पर ऊर्जा सबसे अधिक है? पोषक स्तर से प्रथम उपभोक्ता, उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता, उत्पादक, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तैयारी 3.0 1 to 5th में आया हुआ ये क्वेश्चन है री एग्जाम में, कि किस स्तर पर ऊर्जा जो होती है वो सर्वाधिक होती है। तो आपको बता दें, पोषक स्तर जो होता है उत्पादक वाला, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। सबसे लास्ट में यहाँ बैठता है प्रोड्यूसर। कौन बैठता है? प्रोड्यूसर। फिर आता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आता है सेकेंडरी उपभोक्ता, फिर आता है टर्शरी उपभोक्ता। यहाँ पे ऊर्जा जो होती है ये सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे ऊर्जा क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। पेड़ पौधे, हरे पौधे यहाँ पे आते हैं, जो ऊर्जा को बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादक। उत्पादक से जब अगले ट्रॉपिक लेवल पे ऊर्जा पहुँचती है तो ये इसका 10% पहुँचता है। यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है उसका 10% इसमें पहुँचता है, उसका 10% यहाँ, उसका 10% यहाँ। यानी कि ऊर्जा जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। कितनी होती है? 10% एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। पहला प्रोड्यूसर, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा सेकेंडरी उपभोक्ता, और तीसरा ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो देखिए, पहला जो हो गया वो प्रोड्यूसर हो गया, पहला ट्रॉपिक लेवल। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है लेकिन ये प्रोड्यूसर है। ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है लेकिन ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, सेकेंडरी उपभोक्ता है। ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है और टर्सरी उपभोक्ता है। ठीक है, ऊर्जा यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी 1000 किलोग्राम है तो यहाँ पे 100 ही बचेगा, यानी कि 10% ही जाएगा, यहाँ पे 100 पहुँचेगा। और यहाँ पे 100 पहुँचा तो यहाँ पे 10 किलोग्राम ही पहुँचा, और लास्ट में 1 किलोग्राम ही पहुँचता है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा जो होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे 10% ही ऊर्जा जो होती है वो जाती है। इसका नियम किसने दिया था? ऊर्जा ट्रांसफ़र का नियम किसने दिया था? तो ऊर्जा ट्रांसफ़र का नियम लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? बाघ, हिरण और घास, हिरण और बाघ, घास, मछली और गाय, घास, खरगोश और हाथी। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप देखिए, ये जो खाद्य श्रृंखला है, पहला घास, हिरण और बाघ, ये देखिए आपके कौन हो गए? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि शाकाहारी। और शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी। शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी। तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी अगर हम दूसरे में देख लें तो इसमें घास तो सही है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं ट्रॉपिक लेवल की, मतलब मछली की, तो जो आपका पाउंड सिस्टम में पाया जाता है और घास जो होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मछली को गाय थोड़ी ना खाएगी। घास सही है,
खरगोश सही है, घास को खरगोश खाएगा। अब खरगोश को हाथी थोड़ी ना खाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही हो गया आपका पहला, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम होता है, एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? हवा की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण को जानने के लिए, मापने के लिए एसपीएम का यूज किया जाता है, एसपीएम सिस्टम। एसपीएम का फुल फॉर्म पूछा है, सॉलिडिफाइड पार्टिकुलर मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, सॉल्युबल पार्टिकुलर मैटर, नन ऑफ एबव, मोर ऑफ एबव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, निलंबित कणिका तत्व। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ठीक है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण में एसपीएम का यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा सही है? अब देखिए ईवीएस में नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से पूछा कौन सा नेशनल पार्क किससे मैच कर रहा है, इसमें से कौन सा सही है? क्या गुइंडी तमिलनाडु में है, भगवान महावीर बिहार में है, बलपक्रम मेघालय में है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि भगवान महावीर जो है वो कहाँ पे है? गोवा में है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नहीं दिया है, मैं भी स्किप कर गई थी, आपको स्किप नहीं करना है, नहीं दिया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बात करें गुइंडी की, तो ये तमिलनाडु में ही प्रेजेंट है, चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में, बिल्कुल सही है। भगवान महावीर ये बिहार में ना होके कहाँ पे है? गोवा में है। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गोवा में है। बलपक्रम मेघालय में है, ये भी बिल्कुल सही है। चूंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान महावीर कहाँ पे है? गोवा में है। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है और गुइंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगर आप चाहेंगे कि नेशनल पार्क का केवल नेशनल पार्क के अलग से क्लास करा दिया जाए तो मैं वो भी करा दूंगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताते हैं कि आपको नेशनल पार्क पे क्लास करना तो मैं वो भी कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में प्रेजेंट है। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में, जिसे शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है और 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। शांत वैली क्या है? एक नेशनल पार्क है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये कब घोषित किया गया? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सोडियम, सल्फर डाइऑक्साइड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अम्लीय वर्षा के लिए जो प्रदूषक है वो उसका मुख्य कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, और साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, N2O, ये भी जो होते हैं वो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें अम्लीय वर्षा की तो इसका pH कितना होता है? इसका pH होता है 4.2 से 4.4, इसका pH होता है अम्लीय वर्षा का। यानी कि जब 5 से नीचे, इसका pH 5 से नीचे चला जाए तो अम्लीय वर्षा मानी जाती है। जो ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं SO2, ये वाटर वेपर से क्रिया करते हैं, H2O से वाटर वेपर से क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं, H2SO4 बना लेते हैं, H2SO4 बना लेते हैं वाटर वेपर से क्रिया करके। और जो आपके नाइट्रोज ऑक्साइड होते हैं NO2, ये भी आपका वाटर वेपर से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं और ये अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ मात्रा में अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो मुख्य कारण होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, चीड़ के जंगल, झाड़ियों के जंगल, बाज के जंगल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। पर्वतीय क्षेत्रों में जो पक्षियों की अधिक प्रजातियां होती हैं वो बाज के जंगल में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज गिवन टू ओनली फना, ओनली होल इकोसिस्टम, द होल इकोसिस्टम, ओनली फ्लोरा,
एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में जो सुरक्षा दी जाती है वो पूरे यानी कि होल इकोसिस्टम को दी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। होल इकोसिस्टम में कौन कौन आता है? वनस्पति प्रजाति, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण भी राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहा जाता है, आपसे CFC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब ये CFC वातावरण में निर्मुक्त होती है तो क्या विनष्ट होता है, यानी कि क्या नष्ट होता है, कौन सी चीज़ डिक्रीज होती है? बीटा मॉलिक्यूल्स, ओजोन मॉलिक्यूल्स, हीलियम मॉलिक्यूल्स, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। CFC के कारण सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो ओजोन मॉलिक्यूल्स का होता है। किसका होता है? ओजोन मॉलिक्यूल्स का होता है, यानी कि ओजोन परत का क्षरण होता है। CFC निकलता कहाँ से है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये रेफ्रिजरेटर, AC आदि में यूज किया जाता है ठंडा रखने के लिए, और ये जो होता है ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि यह ओजोन अणुओं का क्षरण करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम क्या है, तो इसे फ्रियान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फ्रियान के नाम से जानते हैं। CFC को फ्रियान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है जो ओजोन के अणुओं का क्षरण करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है ओजोन से कि ओजोन जो होता है ये किस मंडल में पाया जाता है, किस स्फीयर में पाया जाता है? तो जो ये ओजोन है ये समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, ओजोन की परत। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पे, कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो ओजोन छिद्र है वो अत्यधिक स्पष्ट रूप से हमें अंटार्कटिक क्षेत्र पे दिखता है। कहाँ पे दिखता है? अंटार्कटिक क्षेत्र पे दिखता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, और ये जो ओजोन है ये समताप मंडल में पाया जाता है। अंटार्कटिक क्षेत्र पर यह विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत पतली हो गई है। ओजोन छिद्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? 15 से 30 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होती है? बैक्टीरिया उत्पादक, अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इकोसिस्टम में बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं ये अपघटक मृतजीवी होते हैं। ठीक है, ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम AG टांसले द्वारा किया गया था। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। चाहे आप बात करें बैक्टीरिया की, चाहे आप बात करें कवक की, चाहे आप बात करें वायरसेस की, ये चारों ट्रॉपिक लेवल पर पाए जाते हैं। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। जो भी पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं जो भी पेड़ पौधे मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनको सड़ाने गलाने का कार्य यही बैक्टीरिया और कवक करते हैं। उसके बाद जितने शाकाहारी होते हैं यहाँ भी अपघटक पाए जाते हैं, यहाँ भी अपघटक पाए जाते हैं, मांसाहारी के पास भी और सर्वाहारी के पास भी अपघटक पाए जाते हैं। ये अपघटक का काम करते हैं, डिकम्पोजर का काम करते हैं, और ये जो होते हैं ये संपूर्ण ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज इकोसिस्टम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इकोसिस्टम AG टांसले ने किया था। किसने किया था? AG टांसले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देहरादून में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना 1906 में की गई। कब की गई? 1906 में की गई। कहाँ पर? देहरादून में। नाम क्या है? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसे वर्तमान में वन अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो उसका नाम हो गया वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यह संस्था न केवल भारत अपितु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वैज्ञानिक वानिकी के विकास का पर्याय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, HFCO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन E इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई भी इनमें से जो है द्वितीयक प्रदूषक नहीं है।
द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? द्वितीयक प्रदूषक वे होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषक और अन्य वायुमंडलीय घटकों के बीच क्रिया करके बनते हैं, उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। द्वितीयक प्रदूषक कौन से होते हैं? जैसे पैन हो गया, रासायनिक धुंध हो गया जिसे आप कोहरा कहते हैं, ओजोन हो गया, अम्ल वर्षा हो गया, ये सब द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक प्रदूषक जो होते हैं ये प्राथमिक वायु प्रदूषक यानी कि जो पहले वायु प्रदूषक होते हैं और वायुमंडलीय घटकों के बीच आपस में क्रिया करके बनते हैं। ठीक है, और प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक प्रदूषक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, HFC, ये सब प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनमें जितना ऑप्शन दिया था इसमें से कोई भी द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। द्वितीयक प्रदूषक में अगर आपको एग्जाम्पल पूछ ले तो पैन हो गया, रासायनिक धुंध हो गया, ओजोन हो गया, अम्ल वर्षा हो गया, ये सब द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है? आर्द्रता, जंतु, उष्णांत, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें से पूछा है कौन सा नॉन लिविंग नहीं है, तो आर्द्रता और उष्णांश ये दोनों नॉन लिविंग है, जबकि बात करें जंतु की ये आपका लिविंग है, तो ये अजीविकीय कारक नहीं है, जबकि ये कैसा है? जीवीय कारक है, लिविंग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जंतु। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक का प्रभाव प्रायः निम्न में से किस पर पाया जाता है? फूलों पर, तनों पर, पत्तियों पर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि एक से अधिक। क्यों? क्योंकि जो वायु प्रदूषक होता है इसका प्रभाव जो है फूलों पर भी, तनों पर भी और पत्तियों पर, तीनों जगह देखने को मिलता है। जब वायु में प्रदूषण की मात्रा अधिक हो जाती है तो पौधों के जो फूल होते हैं, तने होते हैं और पत्तियां होती हैं, तीनों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका प्रभाव कैसा होता है? नकारात्मक होता है, हानिकारक होता है। ठीक, ये जो होते हैं ये जमीनी स्तर से ओजोन जैसे हानिकारक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालते हैं। अगर ओजोन की बात करें तो ये प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालते हैं, पेड़ों की पत्तियों और फूलों को बढ़ने से रोकते हैं और उन्हें खिलने में भी देरी होती है। इसके अलावा अम्लीय वर्षा जो होता है और मिट्टी द्वारा जो अवशोषण होता है, मिट्टी में जो प्रदूषण होते हैं, ये सब पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना पूछा है। 1667, 1767, 1867, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1767। 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य कृषि सूचक है। मत्स्य कृषि सूचक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संभववाद। मत्स्य कृषि सूचक कौन सा है? संभववाद। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगे हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी की विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय प्रक्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मत्स्य कृषि, फलोद्यान व चारागाहें इत्यादि संभववाद के सूचक हैं। ठीक है, संभववाद के सूचक हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषक ने जन्म दिया। पर्यावरण प्रदूषक ने जन्म दिया नियतिवाद को, नौ नियतिवाद को, वैज्ञानिक नियतिवाद को, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। पर्यावरण प्रदूषक ने एक से अधिक चीजों को जन्म दिया, यानी कि पर्यावरण प्रदूषक की वजह से नियतिवाद, नव नियतिवाद और वैज्ञानिक नियतिवाद तीनों का ही विस्तार हुआ। एक भूगोलवेता थे, भूगोल के जानकार थे जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने एक संकल्पना प्रस्तुत की और इसमें इन्होंने दो विचारों को, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को प्रलक्षित करता है। इनकी जो संकल्पना है वो पर्यावरण के निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को प्रलक्षित करता है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद नाम दिया। इन्होंने इसका नाम क्या दिया? नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद नाम दिया था। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए किसे
पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? पादप वृद्धि से, जनसंख्या वृद्धि से, फसल वृद्धि से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या वो पादप वृद्धि होगा? प्लांट की जब वृद्धि होगी तो क्या पर्यावरण को खतरा होगा? नहीं, प्लांट वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा नहीं होता, पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है। इसीलिए हमारी जो भारत सरकार है, कई योजनाओं के माध्यम से वृक्षारोपण योजना, वृक्ष लगाओ, अर्थ डे पे भी वृक्ष लगवाया जाता है, क्योंकि पादप वृद्धि जो होता है वो पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जनसंख्या वृद्धि, ये जो जनसंख्या वृद्धि है जिसमें भारत इस समय नंबर 1 पे चल रहा है, यही पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फसल वृद्धि भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही था। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।